अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं और आज हमारा प्रोग्राम जो है वो रैपिड फायर है। आपको मालूम है ना, थर्सडे को हम रैपिड फायर करते हैं और रैपिड फायर में हमने कोशिश करनी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर गुफ्तगू हो सके और उनके ऊपर एक एक्सपर्ट ओपिनियन जो है सोहेब मरगू भाई की वो आपके सामने आ सके। तो इसलिए विदाउट फर्दर ड्यू मैं अभी डिटेल में नहीं जाता, तो हम बात करते हैं जनाब सीनियर सहाफ़ी सोहेब मरगू भाई से। सोहेब भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आज रैपिड फायर का दिन है। तो सबसे पहले तो रैपिड फायर में मेरा ख्याल है कि जो जो डिज़र्व करता है टॉप लीड के तौर पर, वो वही है शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ। जिस तरीके से मैन हैंडलिंग की गई है, जिस तरीके से उनके साथ मिसबिहेव किया गया है, जिस तरीके से हमने देखा है कि हाई हैंडेडनेस जो पुलिस की है, वो एक बार फिर सामने आई है। क्या कहेंगे जिस हवाले से? जी बिल्कुल, ये नमूना एक्चुअली जो 9 मई को हुआ, 9 मई को एक पुलिस ने 2 तरह के एक्शन किए। एक तो वो एक्शन था जो बिल्कुल सुस्त रहा और कोई कार्रवाई नहीं की और उन्होंने कोर कमांडर हाउस तक जुलूसों को जाने दिया, या जो भी वहाँ पे लोग थे जो एक जुलूस में कुछ शरपसंद शामिल हुए, उनको शरपसंदी करने का मौका दिया। एक तरफ तो पुलिस इतनी सुस्त है और दूसरी तरफ पुलिस इतनी एग्रेसिव है कि वो एक पुरअमन शहरी को जो मतलब पुरअमन करा के उसको अदालत-ए-आलिया ने रिहा किया ना, इसके बावजूद वो हाँ। उसको पकड़ी। तो पुलिस कभी समझ नहीं सकती, कभी सिविलाइज नहीं हो सकती। एक्चुअली 1861 का एक्ट जो था ये उसके मुताबिक काम कर रही है, जिसका मकसद है कि तमाम सिविल इदारों को तसल्लुत में रखना ब्रिटिश गवर्नमेंट के। हम इस वक्त ये समझ रहे हैं कि शायद जो हमारी इस वक्त की मौजूदा केयर टेकर सिविल गवर्नमेंट है वो एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट का तसलसल है। जी। तो ये जो तसलसल है, इसको कोई वो जैसे कहते हैं पंजाबी में कि नथ डालने वाला, यानी कोई इसमें कोई एहतसाब या इनकी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं हो सकती कि जिसको जी चाहा एक आम सा जो पुलिस ऑफिसर है, बल्कि ऑफिसर भी मुझे तो वो नहीं लग रहा था, कोई कांस्टेबल टाइप लग रहा था, वो जाके साबिक वज़ीर ख़ारिजा को, साबिक वज़ीर आज़म को जब चाहे जाके पकड़ ले, जब चाहे उनको ज़लील कर दे। देखिए, जब अंग्रेजों ने तसल्लुत कायम करके 1861 का एक नाफिज किया, तो उसके बाद एक बड़ी तहरीकें चलना शुरू हुई। देखिए, सिर्फ चंद वर्षों के अंदर-अंदर मुसलमान ऑर्गेनाइज हुए, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाने का सोचना शुरू किया, कांग्रेस से अलग होना शुरू किया। वही सिचुएशन में हम गुज़र रहे हैं इस वक़्त। इस वक़्त देखें, अभी जैसे ही इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी, जो आपको याद होगा मैंने पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि आप इलेक्शनरिंग शुरू होने दें, उसके बाद आप देखें कि होता क्या है। तो ये इलेक्शनिंग अभी शुरू नहीं हुई, अभी होने वाली है और इलेक्शन कैंपेन के शुरू होते ही आप देखेंगे कि नच डालने वाले मैदान में आ जाएँगे। अभी लोग यूनाइटेड नहीं हैं, अभी लोगों ने यूनाइटेड होना है। जो मेरा परसेप्शन और अंदाज़ा है वो यही है कि अगले 1-2 हफ्तों के अंदर-अंदर बड़ी ऑर्गेनाइज़्ड तहरीकें निकलना शुरू होंगी। केपीके से आगाज़ होगा, बलूचिस्तान से आगाज़ होगा, आप देखेंगे। तो ये और वो जो फैज़ का शेर है ना कि हम देखेंगे, तो हम भी हम देखेंगे। देखेंगे। अच्छा, ये बताएँ कि जी। इमरान खान की कागज़ात नामज़दगी जमा कराते हुए भी हमने देखा कि पुलिस ने जलगार कर दी, तो क्या ये क्या पैटर्न नज़र आ रहा है आपको या क्या है ये? देखिए, इमरान खान के कागज़ात नामज़दगी जमा कराने में जो पुलिस ने ओपिनियन दिया वो ये था कि हमें इमरान खान के कागज़ात नामज़दगी जमा कराने पे कोई इतराज़ नहीं है। हमें इतराज़ ये है कि आप ये बताएँ कि मुतवादिल कौन है? आप इससे पुलिस की विल का अंदाज़ा लगाएँ, उनको ये पता है कि जो लिस्टें इमरान खान के हवाले से गई हुई है 63-64 की, वो नहीं खड़े हो सकेंगे। तो उनको हाँ। उन्होंने डिस्क्वालीफाई करना है, वो ये जानना चाह रहे हैं कि इनका कवरिंग कैंडिडेट कौन है, ताकि कवरिंग को पहले से कवर कर लें। वो होता है ना, जैसे हाँ। समीउल्लाह को कवर करना होता था, गोरों ने किसी ने उसको मुनीर डार को कवर करना होता था कि ये ना कोई गोल कर दे, तो ये कवरिंग इस वक़्त कैंडिडेट्स को कवर करना चाह रहे हैं ताकि वो पकड़े जाएँ। तो ये देखेंगे आप, जब ये इन 63-64 अभी डिस्क्वालीफाई जब होंगे, अल्लाह ना करे हों, लेकिन जैसे ही डिस्क्वालीफाई होंगे जमहूरियत पे एक इतना बड़ा ठप्पा लगेगा, ब्लैक स्पॉट होगा ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी पे। जैसे हिटलर जो है वो ब्लैक स्पॉट है यूरोपीय डेमोक्रेसी पे, उसी हाँ। तरह ये सारे जो लोगों को रोका जाएगा वो ब्लैक स्पॉट होगा इस हिटलर टाइप का। तो आप देखेंगे कि फिर ये एक्सपोज़ हो जाएगा इसका। अभी से लोग कह तो रहे हैं, एक्सपोज़र तो हो चुका हुआ है। तो ये ठीक है। कवरिंग अच्छा, कैंडिडेट को कवर करने के सारा कुछ कर रहे हैं। उनको करो। जी। ठीक है। अगर आप पेशावर चलते हैं, पेशावर का जो फैसला आपने देखा होगा हाई कोर्ट का, वो बड़ा इम्पोर्टेंट फैसला था। उसके क्या आप सियासी तौर पर ख़ास तौर पे क्या देख रही हैं आप? देखिए, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को ये कह रहे हैं कि वो एक्चुअली कोई इनइफेक्टिव है, क्योंकि उसके बाद आगे भी कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट भी आगे उन्होंने वापस भी आना है कादी फायज़ा साहब ने, तो वो हाँ। फैसला रिवर्ट भी हो सकता है, उलट भी हो सकता है। तो लेकिन
जो उन्होंने एक सवाल उठाया है कि आप एक पार्टी से बल्ला छीन के आप क्या इलेक्शन अगर कल को बल्ले को जायज करा देते सुप्रीम कोर्ट, तो क्या आप इलेक्शन को रिवर्स करेंगे? क्या इलेक्टोरल प्रोसेस को रिवर्स करेंगे? उसमें मेन क्वेश्चन था जो उठा, और वो मेन हाँ, क्वेश्चन अपनी जगह इनफैक्ट है, चाहे वो 10 जनवरी हो, चाहे वो 20 जनवरी, चाहे वो 8 फरवरी हो। 8 फरवरी तक अगर ये बल्ले के निशान को बीच में भी सुप्रीम कोर्ट आकर रिवर्ट करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट पर ये एक अच्छा तासुर नहीं जाएगा। पहले ही देखें सुप्रीम कोर्ट पे ये कि अब जस्टिस जो है वो सारा सिलेक्टिव चल रहा है। देखिए हाँ, लोग कहते तो हैं ना, सोचते तो हैं कि चीफ जस्टिस ने उदारपिया पेपर मिल को खत्म किया, फिर उन्होंने और केसों को खत्म किया, मे बी कि वो कानून के मुताबिक हो। देखिए हम उनका ओपिनियन भी ले सकते हैं कि मे बी को बिल्कुल दुरुस्त हो। तो ये इतना सही, रोला किस चीज का था? किस चीज पे नैब ने इतने तुरम खान बने फेरे थे, साबिक जो नैब के सरबराह थे कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, तो क्या किया उन्होंने? तो क्या टोटल किया हाँ, कोलैप्स है जुडिशरी के जो साबकीन है उनका, और टोटल कोलैप्स है नैब का, टोटल कोलैप्स है इलेक्शन कमीशन का। तो ये सारा बिल्कुल, एक्सपोजर हो रहा है इलेक्शन कमीशन का। जो पेशावर हाईकोर्ट है उसने एक्सपोज किया इलेक्शन कमीशन की उस बिल को, जो इस वक्त बताया नजर आ रही है कि बल्ले के बगैर डाल देते हैं, इन सबको इंडिपेंडेंट कर देते हैं। ये होने वाला नहीं है। होने वाला नहीं है। जी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट के जो 2 रुकनी बेंच का जो फैसला था, उसको तब्दील क्यों नहीं किया? क्या जो हम देख रहे हैं कि साबिक चीफ जस्टिस बंदियाल साहब जो थे, वो ठीक कहते थे? या देखें सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो मुझे बड़ी अजीबोगरीब लगा कि वो 2 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी डीबी है, वो कह रहा है कि मैं हाई कोर्ट के डीबी हाँ, से ज्यादा बेंच जज बैठेंगे। यानी एक हाँ, इतना अजीबोगरीब ओपिनियन है कि कल चला अगर कोई होता है अपना ये बीच में आता है उसका अपना एक हाई कोर्ट का कोई फुल कोर्ट या बड़ा बेंच कोई फैसला करता है, तो क्या हाँ, सुप्रीम कोर्ट का सुपर को बेंच बैठेगा? हम तो ये हुँ, देखते रहे कि हाई कोर्ट के डीबी ने भी कोई डिसीजन लिया हो, तो सुप्रीम कोर्ट है जहाँ पे टोटल 17 जजेज हैं, और तादाद अपना 13-14 जजेस के से ऊपर तादाद ज्यादातर नहीं गई। तो अगर हाई कोर्ट का हुँ, फुल बेंच बैठ जाए या फुल कोर्ट बैठ जाए, तो क्या उसके लिए कुछ 40-50 जज चाहिए होंगे सुप्रीम कोर्ट में कि उसे डबल जज बैठेंगे तो उसको करेंगे? तो ये मेरी हाँ। समझ से बालातर है, और ये लॉ की समझ से भी बालातर है। एक बात तो ये है तो जो फिर मेरा जस्टिस पॉइंट आपके पॉइंट जस्टिस से बंदियाल ठीक थोड़ा-सा कहते थे? एक आगे की बात सुना। अच्छा, दूसरा ये है कि हुँ, जो बंदियाल साहब फरमाते थे कि जजेस मसरूफ है, मैं फुल कोर्ट नहीं बना सकता। तो अब हाँ, मौजूदा हाँ, हम पस मंज़र में भी देख रहे हैं कि जब जो एक जज के मदायरा नकवी की चल रही है, एक पिटीशन उनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल में, उसके हवाले से भी उन्होंने फुल कोर्ट नहीं बनाया कि ये जजेस दस्तयाब नहीं है। अब भी उन्होंने फुल कोर्ट नहीं बनाया कि जजेस दस्तयाब नहीं है। बड़ा बेंच हत्ता कि 3 रुकनी बेंच नहीं बन सका कि जजेस दस्तयाब नहीं है। तो यही बात तो बंदियाल साहब कहते थे। तो मेरी दानिश में बंदियाल साहब ज्यादा विचरली आदमी थे और वो ज्यादा सही फरमाते थे। उन्होंने हुँ, अदालती निजाम को ज्यादा बेहतर तौर पर चलाया मौजूदा अदालती सिस्टम के मुकाबले में। जी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएँ, बड़ी इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई है, रात गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताया गया जी कि आज के दिन सारे जो मुकदमात हैं उनको डीलिस्ट कर दिया गया है, और आज जो अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट, वो छुट्टी पे चली गई है। ये क्या हुआ है? आज तक हमने कभी इस तरह देखा नहीं था कि वर्किंग डेज़ में डीलिस्ट कर दिया जाए और तमाम मुकदमात में से, और कहा जाए जी कि आज हम छुट्टी कर रहे हैं, आज आज कोई मुकदमा नहीं सुना जाएगा। कभी इस तरह हुआ है जी पहले? देखिए, जब इमरान खान की गवर्नमेंट तोड़नी थी तब तो रात के 12 बजे 2 तरह की अदालतें खुल गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुल गई थी और हाँ, अपना सुप्रीम कोर्ट भी खुल सुप्रीम गई थी। कोर्ट भी। और उधर छुट्टी भी थी, मतलब वो तो ओवर टाइम पे काम चल रहा था ना। और उस वक़्त हाँ, जो उस वक़्त के चीफ जस्टिस थे वो कहते हैं कि जजेस जो है 24 घंटे जजेस होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज के भी इसी तरह के रिमार्क्स थे कि जजेस जो है हाँ, वो हर वक़्त बैठ सकते हैं। और आप देखो तो मथुल्ला के वक़्त भी यही जजेस सुप्रीम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे वो बैठे थे, कोर्ट खोली थी उन्होंने। तो हुँ, ये क्या उस वक़्त भी इस तरह के बयानात आए थे, स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ तरह से आई थी। तो मेरा मानना ये है कि देखें, जब सिचुएशन ऐसी हो कि पहले से ही लोगों के एक ओपिनियन राशिक हो रही हो कि हुँ, अदालती निज़ाम एक ख़ास सिम्त में चल रहा है। एक हुँ, सिम्त में जब रिलीफ मिल रहा है तो उसके लिए मज़ीद गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, मज़ीद केसेस बन रहे हैं और रिलीफ इर्रेलेवेंट है। और दूसरी तरफ जो रिलीफ मिल रहा है वो इफेक्टिव है, और जिसको कहते हैं ना मटेरियलाइज़ हो रहा है वो रिलीफ, चाहे वो हाँ, छोटी से छोटी कोर्ट में हो। अच्छा, आप पीटीआई का देखें, वो एक देखें अदालती निज़ाम में जो छोटा मातहत अदालत जिसको कहा जाता है वो दिलावर अब्बास की अदालत थी। उनका हुँ, फैसला इम्प्लीमेंट भी हो गया। और उधर जो इमरान खान के बारे में और पीटीआई के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। तो हुँ, इसलिए जो मटेरियल किस्म का जजमेंट है वो एंटी पीटीआई आ रहा है, जो मटेरियलाइज हो रहा है, और जो मटेरियलाइज नहीं हो रहा है वो जजमेंट आ रहे हैं सारे के सारे पीटीआई के बारे में। और अब देखें ना, जैसे आपने शुरू में रेफरेंस दिया
कि शाह महमूद कुरैशी एक मुकदमे में अरेस्ट हुए, जेल के दरवाजे के बाहर 15 लोग खड़े हुए थे शादी वर्दी में, वो आगे ले गए, धक्के मारते हुए, घूंसे मारते थे। तो ये इमैटेरियल जजमेंट है जो मुख्तलिफ तरह के तर्जुमान उसके नून लीग के ये फरमाते हैं कि जी इनको इसमें रिलीफ मिल गया, इतने रिलीफ मिल गए। कहाँ रिलीफ मिले? वो सारे के सारे रिलीफ इसी तरह से हैं कि एक कागज लिखा जाए, वो दराज में रख दिया जाए और उस पे पैसे खर्च हो। जैसे मेरे एक साथ डकैती की वारदात 11 जुलाई को, मैं उसके बाद अपना मजीद आईजी ऑफिस जा चुका, सीपी ऑफिस जा चुका, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के पास 3 दफा जा चुका, तो मेरा ये खर्चा मजीद हो गया। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनकी साथ में भाग दौड़ मजीद वक्त ज़ाया हो गया, बाकी कुछ नहीं हुआ। जी, ये बिल्कुल सही बात है और ख़ास तौर पे ये जो आपके साथ वाक़या हुआ था, वो भी एक इंतहाई काबिल अफ़सोस और काबिल मज़म्मत था। लेकिन ये ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ इसी तरह के मामला चलते रहते हैं। अच्छा जी, ये ज़रा थोड़ा-सा सियासी मंज़रनामे में आ जाते हैं कि नून लीग के जो है, वो ख़्यालात ये हैं कि वो केपीके में तो इत्तेहाद चाहती है, पीपल्स पार्टी पंजाब में इत्तेहाद चाहती है। ये क्या हो रहा है? अपने साथ तो यहाँ पे कोई नहीं चाहता। ये जो नून लीग है, वो पंजाब में तो कोई इत्तेहाद नहीं चाहती, केपीके में चाहती है। देखिए नून लीग ने ये ज़हन बनाया हुआ है कि शायद पंजाब उसका अपना है, लेकिन एक्चुअली जो मेरा अंदाज़ा है कि पंजाब में इस्तेकाम पार्टी के लोग भी उन्हीं के अपने हैं जिनकी इस वक़्त नून उनकी अपनी है। तो इस वक़्त मुकाबला है, अगर नून कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी तो उसके ऊपर एक तलवार लटक रही है। आप देखिए बलूचिस्तान से जो ख़ास उनके लोग थे वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। जैसे साबिक़ वज़ीर दाखिला थे वो शामिल हो चुके हैं, फ्यूचर के वज़ीर दाखिला बनने का ख्वाब देख रहे हैं। ऐसे ही बलूचिस्तान से जो बाप पार्टी के लोग थे वो पहले शामिल होना चाह रहे थे, अब वो खिंच खा गए। तो सराइकी के जो बेल्ट के काफ़ी सारे लोग थे जिनको पीपल्स पार्टी ने पहले सराइकी सूबा के उसमें आगे किया था, फिर उसके बाद वो सराइकी महाज में इमरान खान के साथ चले गए थे, पीटीआई के साथ चले गए थे। उनमें से कुछ लोग तो इररिलेवेंट हो गए क्योंकि इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उनका कोई मूड नहीं है इलेक्शन लड़ने का, क्योंकि उनको पता है कि एंटी पीपल्स पार्टी खड़े होने का मतलब, एंटी पीटीआई खड़े होने का मतलब ये है कि अपनी सीट को लूज़ करना, अपने पैसों को बर्बाद करना। तो इस वक़्त कोई आदमी जो है ना वो पीटीआई खड़ा तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट खड़ा होना चाह नहीं रहा। उस गारंटी पे खड़ा होना चाह रहे हैं कि हम जीतेंगे, वो ठप्पे लगे या ना लगे, कहीं न कहीं ठप्पे लग जाएँगे। जैसे वो 4 हल्के खुलने थे, तो उस वक़्त मुझे एक डीजी रैंक के ऑफिसर ने कहा था कि सुहेल साहब हल्कों को खुलने दें, बड़ा तमाशा होगा। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा था और मैंने ये खबर भी फाइल की थी, उस वक़्त मैं एक बड़े मीडिया ग्रुप में था, वो खबर नहीं छपी थी लेकिन मैंने फाइल कर दी थी। वो ये थी कि जैसे ही खुलेंगे तो अंगूठे के ऊपर एक और अंगूठा लगा होगा और जहाँ पे 2 अंगूठे लगे होंगे वहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं होगी और आधे से ज़्यादा वोट वेरीफाई नहीं होंगे, यानी आधे से ज़्यादा वोट जिन लोगों ने डाले उनके अंगूठे वेरीफाइड नहीं होंगे और ये बहुत बड़ा तमाशा होगा। तो इसी तरीके से अब जो फ्यूचर का इलेक्शन है उसमें भी जो खुलेंगे वोट, वो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि वो वेरीफाइड नहीं होंगे, वो वेरीफाइड नहीं होंगे, यानी अंगूठे पे अंगूठा लगा होगा, वो पहले से ही लग जाएगा, इनको पता है कि हमने क्या करना है। इसलिए ये इनको इत्तेहाद बनाने की ज़रूरत इसलिए पंजाब में है नहीं, वो मुतमईन बैठे हुए हैं, सराइकी की पोजीशन कोई नहीं है। इस वक़्त एंटी तहरीक इंसाफ वोट पूरे पाकिस्तान के जो बड़े-बड़े इलाके हैं ना, वहाँ कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। मैं फिर कह रहा हूँ देखें, बलूचिस्तान जैसे जहाँ जागीरदारी कबायली निज़ाम है, वहाँ पे भी पीटीआई काफ़ी मज़बूत है और वो एक जिन हल्कों में वो अगर नहीं भी जीत सकती तो उनका हल्के में वो हराने के लिए बड़ा फैक्टर है। तो इस वक़्त 2 सीटें बड़े मुकम्मल तौर पर पीटीआई के हाथ में है, पंजाब और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा। तो यहाँ एंटी पीटीआई खड़े होने का मतलब शिकस्त है, पैसे का ज़िया है। तो ये रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। रिस्क नहीं लेना चाह रहे। अच्छा जी, ज़रा ये बड़ा दिलचस्प किस्म का एक ट्रेंड चल रहा है, वो ज़रा मुझे बताएँ कि ये नौरीन क्यों रो रही है? क्या हुआ है इसको? अच्छा, नौरीन जो है ना ये एक्चुअली कई रोज़ से 2 रोज़ तक तो मेरा ख़्याल है ये बड़ा टॉप ट्रेंड रहा। नौरीन एक्चुअली मैं तो पहले शुरू में ये समझा कि ये कोई ऐसे एक फेक कैरेक्टर खड़ा किया गया। ये एक्चुअली पीटीआई में एक खातून थी जो बानी कारकुनों में थी, उनकी 4 से तस्वीरें इमरान खान के साथ भी हैं। फिर आपको पता है जब प्रेशर पड़ता है तो वो सस्टेबल नहीं होती और कुछ लोग दूसरों के भी होते हैं जो दूसरी पार्टियों में बैठे होते हैं। तो चौधरी सरवर साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बैठी हुई थी और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या इन्होंने नाम भी वहाँ पे लिया था, काफिले में चली भी गई थी। अच्छा, अब इन्होंने देखे ना जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉजिक कोई नहीं है, लोग जो मर्जी लॉजिक बना रहे हैं। जुडिशरी में जैसे आजम नज़ीर तारड़ साहब ने एक्सप्लेनेशन की थी, जो 4 बेंच थे, जज थे, ये 2 जज थे, वो 3 जज थे। देखे ना जजों की गिनती शुरू कर दी और सीनियर जज और जूनियर जज का क्राइटेरिया खड़ा हो गया, हालांकि सीनियर और जूनियर जज कोई नहीं होता। ऐसा तो देखे ना कि जो सुप्रीम कोर्ट का आखिरी तरीन अपॉइंटमेंट है
वो तो फिर जूनियर तरीन जज वो तो हाईकोर्ट के बराबर हो गया। फिर अगर हम सीनियरिटी हाँ, को बिल्कुल। पास करने के निज़ाम में शामिल करना शुरू हो जाएँ, तो उसके फैसले तो इररिलेवेंट हो जाएँगे सुप्रीम कोर्ट में भी। एब्सोल्युटली, तो ऐसा एब्सोल्युटली। नहीं है। अच्छा, अब वो जो कारकुन थी वो कहती है कि मैं इस मौजूद थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकिन शामिल नहीं हुई थी। अब उस अल्लाह की बंदी से पूछो कि भाई चौधरी सरवर ने जो तुम्हारा नाम पुकारा था तो तुमने उसकी हाँ, कंट्राडिक्शन की थी। अच्छा, ये जुमला जो मेरी दानिश में टॉप टेंट हुआ ना, वो एक्चुअली उनके हुँ, हक में नहीं हुआ, वो उनके हुँ, तमस्सुर में हुआ। वो उनका अच्छा। मज़ाक उड़ाया कि नौरीन रो रही है। ये एक जोक बन गया कि नौरीन रो रही है कि मतलब जो एंटी पीटीआई है वो रो रहा है। मैंने इसका ये हुँ, इंप्रेशन लिया है कि मुझे बाद लोगों ने जिन्होंने उनको वायरल किया वो भी मुझे ये कहते हैं कि हमने इससे ये मुराद ली कि जो पीटीआई के खिलाफ है वो रोएगा। तो मुझे रोएगा। लग रहा है कि वो रोएगा और नौरीन नहीं रो रही, रोएगा। बहुत सी नौरीनें और बहुत सी मिस्टर नौरीनें हैं वो सारे रो रहे हैं। वो सारे रो रहे हैं। अच्छा जी, ज़रा ये बताएँगे जो मिस्टर नोरीने हैं, उनमें से कई लीडर हमने देखा कि आउट हो गए हैं इस इलेक्शन से। मज़ीद किन के आउट होने का इम्कान है? कुछ हमें भी ज़रा बताएँ ना इस हवाले से। देखिए, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए जिसका इम्कान 0% है, तो देखिए एस्टेब्लिशमेंट मीन्स जो इस वक़्त इलेक्शन कराने वाली इंतज़ामिया है जिनमें वो लोग शामिल हैं जो सुबह गिरफ्तारियों के और 3 एमपीओ 16 एमपीओ के ऑर्डर जारी करते हैं और दोपहर को वो आके बैठ जाते हैं रिटर्निंग अफसरान के तौर पे कागज़ लेने के लिए। देखिए ये अपना मौकरी है इस जुडिशियल इस सारा उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की और ये मजाक उड़ रहा है उस इलेक्शन का जिसको कह रहे हैं कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था मैं इस चीज से 100% इत्तेफाक करता हूं कि ये रेप्लिका है इलेक्शन 1977 का और इसको वेस्ट अभी से ही अभी देखिए कि जी वेस्ट में एक ग्रुप बन गया है जो मॉनिटर कर रहा है पाकिस्तान के इलेक्शन को और इसकी सारी की सारी चीजों को और वो इसका हुँ, डाटा बैंक बना रहा है और वो इसको फिर अब यूएस और वेस्टर्न पार्लियामेंटेरियंस के साथ शेयर करेगा। क्या हुँ, इज्जत रह जाएगी पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की अगर इस तरह का डाटा बैरून मुल्क शेयर हो गया कि ये हाँ, पाकिस्तान के इलेक्शन को जिसमें कैंडिडेट से कागज छीनने से लेकर रिटर्निंग ऑफिसर जो है सबसे पहले तो रिटर्निंग ऑफिसर वो बन गए जो एक वक्त में अपनी उसी सीट पर बैठकर जिसमें वो तो रिटर्निंग ऑफिस कागज ले रहे हैं उसी सीट पर बैठकर वो जावेद हाशमी की गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी कर रहे हैं और उसी सीट पर उन्होंने जावेद हाशमी के कागज लेने हैं। तो ये एक हाँ, इस तरह का मज़ाक सिस्टम बना हुआ है जो मतलब वेस्ट को भी पता है लेकिन क्योंकि अमेरिका में ये एक सवाल भी हुआ था जो उनके तर्जुमान है स्टेट डिपार्टमेंट के, उनसे सवाल वो बड़ा लंबा-चौड़ा कि एक तरफ तो पनामा स्कैंडल में डिस्क्वालीफाई हुए, वो पाकिस्तान आके क्लीन चिट मिल गई उनको, वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और दूसरी तरफ एक आदमी जिस पर पनामा पेपर जैसा कोई एलिगेशन नहीं है और जो घड़ी की हुँ, सेल का है वो भी पाकिस्तान के निज़ाम में किसी मज़ाक से कम नहीं है। तो उसको रोका जा रहा है, तो आपका क्या ओपिनियन है? उन्होंने कहा कि अमेरिका न्यूट्रल है और वो हाँ, इंटरनल मैटर्स में दखलत नहीं करता। दाखिले तो नहीं देते, मतलब हाँ। वो हमने कहा कि ये चीज़ें यूरोपी और अमेरिकन सहाफ़ियों को पता है कि पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम में क्या हो रहा है। तो क्या हमारा हो रहा है? इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो अपनी साख को कायम करे, वरना देखें जो इंसाफ के अलावा दीगर चीज़ें नहीं कर रहा, उनके इंसाफ के निज़ाम को लोग कैसे मानेंगे? हुँ, देखिए अगर ठीक बात। जो डीसी है या जो कमिश्नर है जिसके पास जुडिशियल पावर्स नहीं है तो उनकी जुडिशियल पावर्स को लोग क्यों मानेंगे जब वो इतनी डुअलिटी के साथ काम कर रहे हैं, इतनी मॉकरी कर रहे हैं, इतना हाँ, मजाक उड़ाने सिस्टम का। जी। सही बात, सही बात है। अच्छा ये इसी मज़ाक का एक हिस्सा ये भी है, मुझे ज़रा बताएँ कि क्या आप देख रहे हैं कि इमरान खान के जो कागज़ात नामज़दगी हैं, वो मंज़ूर हो जाएँगे? पहले आपने थोड़ा-सा बताया तो सही, लेकिन ये कि इसमें अब तयक्कुन के साथ कहा जा सकता है कि उनके नामज़दगी के कागज़ात जो हैं वो मंज़ूर हो जाएँगे? जी, बिल्कुल नहीं। मैं तो देखें मेरी विल है लोगों की भी ख्वाहिश है कि मंजूर हो जाए ताकि हम हुँ, तारीख के कर्बनाक, अलमनाक बाप से बच जाएँ, इस तरह की तारीख ना दोहराई जाए। मैं तो इस चीज़ पे सोचता हूँ कि अल्लाह करे कि कागज़ात नामज़दगी एक्सेप्ट हो जाएँ और रिटर्निंग ऑफ़िसर्स को अक्ल आ जाए लाहौर में, लाहौर की बात कर हुँ, रहा हूँ मैं, हाँ, उनको हाँ, अक्ल आ जाए। और अगर मतलब खुदा ना ख़ास्ता ये रिजेक्ट हो गए, तो ये बड़ा एक सिस्टम का मज़ाक भी बनेगा और ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि आपने मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को पहले ही आउट कर दिया। अभी हाँ, उनके मियाँ वाली में तो पेशरफ्त हो रही है, कागज़ात नामज़दगी एक्सेप्टेंस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आगे जब चैलेंजेस होंगे कि जब लाहौर में ऐसा हो गया, इधर ऐसा हो गया, तो ये हुँ, जो रिटर्निंग जो अपना आगे ट्रिब्यूनल्स बने,
वो भी ट्रिब्यूनल से कोई ज़्यादा काबिल ज़िक्र उम्मीद नहीं है हमें कि वो क्या करेगी, क्या करेंगे। अल्लाह करे कि वो कोई वाक़ई आज़ादाना तौर पे फैसला कर ले। लेकिन जो ठीक। लोग अदालती निज़ाम का मज़ाक उड़ा रहे हैं, हाज़िर सर्विस उन जजों का जो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पाबंद रखते हैं, तो वो आगे भी मज़ाक उड़ा लेंगे। देखें जब सॉरी साबिक चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने फैसला दिया तो वो 15 मिनट में इम्प्लीमेंट हो गया और इमरान खान की हुकूमत के खात्मे की स्लाइडें चलना शुरू हो गई। प्रिज़न वैन हाँ, भी पहुँच गई बिल्कुल, पीएम हाउस और पार्लियामेंट। बिल्कुल। उसके बाद जब असेंबलियों की बहाली के ऑर्डर्स हुए, इलेक्शन कराने के ऑर्डर्स हुए, तो हुँ, कुछ भी नहीं हुआ और उसमें ना प्रिज़न वैन एक्टिव हुई, ना कुछ और हुआ। तो कुछ ये भी नहीं हुआ। निज़ाम की दो अमली का खुला सबूत है। ये सिलेक्टिविटी है। अच्छा, लाहौरी की बात कर रहे हैं, तो लाहौर का ज़रा मुझे बताइए मंज़रनामा क्या बन रहा है? सनम जावेद और मरियम सफदर का मैच कैसा रहेगा? लाहौर का मंज़रनामा जो है ना वो जनाब बड़ा दिलचस्प होगा अगर मतलब सनम जावेद के कागज़ात नामज़दगी बज़ाहिर इस वक़्त तक तो एक्सेप्टेंस के मरहले में है। हुँ, लेकिन आगे जब लिस्टें कहीं और पहुँचेंगी तो फिर देखेंगे मैं ये फिर अर्ज़ कर दूँ कि हमें फाइनल का पता होता चलेगा जब इन पे इतराज़ात जमा होने के बाद 31 दिसंबर के बाद इन पे सारी इनके फैसले आ जाएँगे और ट्रिब्यूनल भी जी, अपना कोई फैसला दे देंगे। तो अभी तक ठीक तो है। गिवन सिनेरियो में मरियम नवाज़ जो हैं वो बहुत खतरे में हैं और वो हुँ, कभी ये नहीं चाहेंगे कि सनम नवाज़ के साथ उनका किसी सूबाई नशिस्त पे मुकाबला हो, सनम कभी जावेद। नहीं चाहेंगे। अच्छा, और हुँ, अगर उनका सूबाई नशिस्त पे मुकाबला हुआ तो वो उनको जिसको कहते हैं ना कि उनको वोट बैंक बैंकरप्ट हो जाएगा और बैंकरप्ट हो वो जाएगा। सूबाई नशिस्त मरकज़ में उनका मुकाबला इस्तेकाम पार्टी के लोगों के साथ है, पीटीआई के लोगों के साथ भी है, लेकिन वो हुँ, भी काफ़ी दिलचस्प होगा। आप देखेंगे बदला मिले या ना मिले ये सीना गदट जो है ना वो भी आखिर कुछ ना गदट तो होता है ना। वो तो क्या उसी होता है? हाँ, तरीके से जो मुकाबला नवाज़ शरीफ का है या इवन लाहौर के बाद कराची में शहबाज शरीफ का है, तो ये काफ़ी दिलचस्प मुकाबले होंगे। कराची की सीट शायद मुस्लिम लीग नून एक आधी जीत जाए, लेकिन हाँ, पंजाब में मुझे नहीं लगता कि नून के मगरमच्छ इवन नवाज़ शरीफ का मुकाबला जो यास्मीन राशिद के साथ हो रहा है, पिछले हल्के में भी यास्मीन राशिद के वोट आना बंद हो गए थे। मैं हाँ, उस वक़्त इलेक्शन को मॉनिटर कर रहा था, बड़ी बारीकी के साथ तमाम पाकिस्तान के 5 टीवी चैनल्स को देखकर मैं देख रहा था कि किस पे क्या चल रहा है। हुँ, तो यास्मीन राशिद उस वक़्त तक स्ट्रॉन्ग थी, इवन सरगोदा में नवाज़ शरीफ का मुकाबला बड़ा सख्त था और वो कभी आगे हो जाते थे, कभी पीछे हो जाते थे। फिर हुँ, जब नवाज़ शरीफ साहब ने कहा मुझे भारी मैंडेट चाहिए, तो फिर रिज़ल्ट अनाउंस होना बंद हो गए और फाटा के आने शुरू हो गए। फाटा मीन्स दूर-दराज इलाकों के और शहरी वोट हाँ, डब्बे खुला बंद हो गए क्योंकि वो आरटीएस भी बैठ गया और सारा कुछ जो है बिठाओ प्रोग्राम हो गया। तो हुँ, अगर किसी तरह का ऐसे ही। ना हो, ये वो निज़ाम ना हो, तो नवाज़ शरीफ लाहौर से नहीं जीतेंगे, मरियम नवाज़ सनम जावेद से नहीं जीतेंगी और तहरीक-ए-इस्तेकाम पार्टी लाहौर तो क्या, मुझे नहीं लगता कि जहांगीर तरीन भी कहीं से सीट जीत पाएँगे अगर बल्ले के निशान के साथ पीटीआई के कैंडिडेट पूरी तरह सरफेस पे आ गए। ठीक है। अच्छा, इसी तरह वो आपको याद है अंकल सरगम का एक प्रोग्राम आया करता था, उसमें बड़े ज़बरदस्त दिलचस्प किस्म के कैरेक्टर्स हुआ करते थे। इस बार भी हम 2 जो कैरेक्टर्स हैं उनको देख रहे हैं, एक डेंटोनिक का है, एक डड्डू चार्जर का है। तो क्या वो इलेक्शन में हैं इस वक़्त, वो लड़ेंगे इलेक्शन? देखिए, डड्डू चार्जर जो हैं, वो तो मुझे कोई कह रहा था कि बहुत ज़्यादा चार्ज हैं और स्पेशल सीट पर उनका टॉप पर नंबर है। अच्छा। मतलब उनकी वालदा टॉप पर हैं और वो तीसरे नंबर पर हैं, चौथे नंबर पर हैं। तो मतलब ये तो यकीनी तौर पर इनकी वालदा और ये दोनों अगली असेंबली में मौजूद होंगी। तो मुझे पिंडी में किसी ने बताया, किसी से फ़ोन पे बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक रोड से गुज़र रहा था जहाँ पे होली फैमिली हॉस्पिटल है और बड़ी महँगी ज़मीन है। तो हुँ, वहाँ मुझे बताया गया कि ये जो इस ज़मीन पर कई कई ऐसी इमारतें हैं जो चार्जर के कब्ज़े में हैं उस फैमिली के, तो वो उनके अच्छा। कब्ज़े में है और उनको तोहफ़तन दी गई हैं। सुना है कि वो नून लीग की सरकर्दा शख्सियात ने खरीद कर उनको दी हैं। लेकिन ये क्या कहीं रिकॉर्ड पर नहीं होगा कि किसने खरीदे, किसने नहीं हुँ, खरीदे। ये पैसे देखिए, पैसे उसके आउट होते हैं, उसके नशर भी होते हैं जिसके पीछे कोई कुछ लोग हों। अभी आप हुँ, देखें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का डाटा आउट हुआ कि वो डिफ़ॉल्टर है। मुल्क में डिफ़ॉल्टर वो आदमी इलेक्शन करा रहा है जो खुद डिफ़ॉल्टर है। तो और हाँ, वो सबसे पूछ रहा है कि भाई तू डिफ़ॉल्टर है कि नहीं है? मतलब जिसके हुँ, पास इवन एनटीएम नंबर नहीं है, वो खड़ा नहीं हो सकता इलेक्शन में। और जो मुख्तलिफ इदारों का डिफ़ॉल्टर है, वो सबसे हिसाब-किताब कर रहा है। तो ये वो सब हमारी जो निज़ाम हुँ, की एक हुँ, मज़ाक हाँ, है जो तहसीक आमिर किस्म का है। हुँ, तो डड्डू चार्जर जो और है, वो तो पूरे तरीके से इलेक्शन में चार्ज है।
और रह गए डेंटोनिक, तो डेंटोनिक को अपनी जीत का यकीन नहीं है या कोई वो पता नहीं क्या किस मस्ती में है, तो वो मुल्क के कोई 7-8 6, 7, 8 हल्कों से खड़े हो गए हैं, काफ़ी सारे हल्कों से खड़े हुँ, हो गए हैं। और सुनने हुँ। में आ रहा है कि इस वक़्त उन्होंने कागज़ात नामज़दगी जो जमा कराए वो सबसे ज़्यादा है। यानी अगर ओह! आप क्या उसको तोलें तो कागज़ात नामज़दगी सबसे ज़्यादा है। तो वो हमारे अता सत्तर साहब हैं जिन्होंने बड़ी भारी हुँ, तादाद में जमा कराए और वो शायद हाँ, इमरान खान से मुकाबला करना चाहते हैं जिन्होंने 9 सीटों से कागज़ात नामज़दगी जमा कराए थे ज़िमनी इलेक्शन में। तो इस वक़्त वो हाँ, करीब-करीब हैं, 7-8 7 के करीब तो जमा हो चुके हैं और भी हो चुके होंगे जिनकी ठीक है, लिस्टें आएँगी जब सबके सामने तो हो जाए पता लगेगा। ठीक है। जी सर। अच्छा जी, आखिरी बस चंद लम्हात हैं, मुझे ये बताएँ कि बिलावल भुट्टो जो हैं, वो क्या लाहौर को मिनी लाड़काना बनाने जा रहे हैं, कामयाब हो जाएँगे इसमें? देखिए, उनके पास तो इस मिनी लाड़काना में पूरी सीटों पर उम्मीदवार भी नहीं मिले हैं। तो मिनी लाड़काना तो क्या ये लाड़काना तो खुद खतरे में है। लाड़काना से पिछली बार भी बड़ा डंक डाला है दूसरी जमातों ने, जो असल लाड़काना है हुँ, वहाँ पे भी डेंट है और वहाँ पे हुँ, इवन ज़रदारियों का भी डेंट है, ज़रदारी भुट्टो तो नहीं है। तो बिलावल हुँ, भुट्टो भी जो है वो भी एक्चुअली ज़रदारी हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं। तो हाँ, लेकिन वो बिल्कुल। लाहौर को मिनी लाड़काना बना तो क्या वो मेरा ख़्याल है कि अपनी सीट उनकी भी खतरे में होगी और अगर इलेक्शन बड़े दयानतदाराना, मुंसिफ़ाना वो एक प्री पोल रिगिंग का जो सिलसिला चल रहा है वो ख़त्म ना हुआ। देखिए मुझे तारीख़ याद आ रही है ज़िमनी वो जो इलेक्शन हो रहे थे बल्दियात के जो जनरल ज़िया साहब ने करवाए थे जिसमें मियाँ शुजा रहमान मेयर इलेक्ट हुए थे। हाँ, इसी हाँ, हाँ। हल्के से एक काउंसलर थे जो उस मेयरशिप के कैंडिडेट थे रफ़ी साहब। अच्छा, रफ़ी को डिस्क्वालीफाई किया डीसी साहब जो इस वक़्त इलेक्शन करा रहे हैं, वो उसमें इलेक्शन करा रहे थे। वो उस वक़्त हुँ, बल्दियात के इलेक्शन के मेयरशिप इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर बने बैठे थे। तो अच्छा। जब मियाँ रफ़ी साहब खड़े हुए तो उन्होंने कहा आप पर तो ये एलिगेशन है, आप फारिग हैं। उसके बाद कुछ 11 कैंडिडेट्स को उन्होंने डिस्क्वालीफाई करके शुजा रहमान के लिए रास्ता हमवार किया। तो हुँ, अगर बिलावल भुट्टो को, मियाँ नवाज़ शरीफ को और मरियम नवाज़ को और दीगर ऐसे जो सरकर्दा रहनुमा लाहौर से खड़े हुए हैं, उनको इस तरह की सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा जिनमें हरीफ कैंडिडेट्स हुए हैं, उनको डिस्क्वालिफिकेशन लेटर पकड़ाए जाते रहे, तो हाँ, इनके हाँ। लिए रास्ता हमवार है वरना इनके लिए काँटों की सेज है लाहौर। मैं फिर ओए होए! कहूँगा लाहौर तमाम दीगर सियासी जमातों के लिए मासवा तहरीक-ए-इंसाफ के काँटों की सेज है। कांटों की जी। सेज है। अच्छा ज़रा दूसरा ये मुझे बताएँ कि चौधरी शुजात फैमिली का क्या बन रहा है जी? उनका क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है? कुछ होगा इनके साथ भी या ये भी बेचारे इसी तरह कांटों की सेज पे ही बैठे रहेंगे? देखिए, इन्होंने अभी जो परवेज़ इलाही के साथ थे, इवन जो पीटीआई के साथ थे, करीब-करीब 15-20 लोग वो इस वक़्त शुजात के साथ खड़े हैं। शुजात खुद हाँ, तो असेंबली से आउट हो चुके हैं, वो ज़ाहिर है कि उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है सेहत के और हाँ, उन्होंने मेरे हाँ, ख्याल में खुद भी एहतियात है कि रिटायर आदमी को कभी हो भी जाना चाहिए, नई ताकतवर हुँ, हुँ, जनरेशन को सामने आना चाहिए। तो लेकिन जो इस वक़्त पीटीआई की सूरत-ए-हाल ऑल ओवर पंजाब है, वो एक वेव की सूरत में है। जिसमें हुँ, लोग वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, पता नहीं आपकी नज़र से गुज़री वहाँ पे या नहीं, जिसमें लोग नून लीग के हर कैंडिडेट से सवाल कर रहे हैं, मसलन आप एक सवाल एक कैंडिडेट से हुआ कि आपने तो कल अपने बेगम को खड़ा किया था, तो वो तो उन्होंने तो कोई काम नहीं किया, हुँ, तो और हाँ, वो लोटा हो गई। तो आप भी लोटा हो गए, तो उन्होंने कहा नहीं-नहीं वो नाकाम हो गई तो मैं खड़ा हो गया। उसने कहा आपने भी तो मुख्तलिफ ज़माने में पार्टियाँ तब्दील की हैं, तो हाँ, आपसे बड़ा लोटा कौन है? तो मतलब जो लोग जहाँ-जहाँ भी पार्टी सवाल उठा रहे तब्दील हैं। कर रहे हैं, लोग बड़े बाशऊर हैं, बहुत ज़्यादा बाशऊर हैं। इवन एक तहरीक-ए-लब्बैक को मना करना कि हम आपको वोट नहीं देंगे, कितने जिगर का काम है। ओह यस! देखिए, मेरे लिए तो जिगर का काम है, मैं तो सोचूँगा कि मना ना करूँ यार, मैं क्यों आपको दूँगा। देखिए, क्या तहरीक-ए-लब्बैक के लोग एक आदमी के पास गए, वो वीडियो भी बना रहे थे, रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे कि आप किसको वोट देंगे? उसने कहा, हुँ, "देखिए, मेरी दुआएँ आपके साथ हैं, लेकिन मेरा वोट इमरान खान के साथ है।" और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप रास्ता कीजिए लेकिन मैं इमरान खान को समझता हूँ जिसने कोई करप्शन नहीं की, कोई एलिगेशन नहीं है तो मैं इसको वोट दूँगा। इस वो जो हुँ, इवन सर्वे चल रहा है, उनकी सिचुएशन भी यही है कि लोग डर के कह देते हैं कि हम नून लीग को वोट देंगे, उनको पता है कि पीछे से कोई आग उठा के ना ले जाए। तो हुँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक आखिरी चूँकि सवाल था, तो एक सवाल मैं अपने तौर पे भी कर देता हूँ, जो मैं पिछले प्रोग्राम में भी करना चाह रहा था। देखिए जी, जी। मुकाफ़ात अमल जो है ना वो बड़ी खतरनाक चीज़ है। अल्लाह ताला के इंसाफ हुँ, से डरें, अल्लाह ताला के जो जब लाठी चलती है तो उससे डरें। इमरान खान एब्सोल्यूट के घर पे जिस आदमी ने हमला किया था और जिस पुलिस अफ़सर ने इमरान खान के घर के दरवाज़े तोड़े थे, उसका नाम था लियाकत अली मलिक। उनको मलिक बाद हाँ, में डीआईजी सीआईए बनाया गया, डीआईजी सीआईए बनाया गया। उनका इंटरव्यू भी रिवॉर्ड मुख्तलिफ करो। चैनल्स पे चला और उन्होंने बड़ा फ़ख्रिया कहा कि मैं तो यहाँ सिक्योरिटी के लिए आया हूँ, कुछ नहीं करूँगा और फिर उन्होंने दरवाज़े तोड़कर घर में गिरफ्तार हुए, हुँ, तलाशी-वलाशी ली। हुँ,
तो बाद में उन्हीं के साथ इंसिडेंट हुआ और चैनल्स ने उनके खिलाफ चलाया, वो आधे घंटे के अंदर ओवैसी बन गए और अब उनकी इंक्वायरी हो रही है। तो हमें मुकाफात के अमल से डरना चाहिए। आसमान डॉक्टर्स पर एक हॉस्पिटल हस्ती वाला मौजूद वाकया है था, जो ज़मीन पर भी है और डॉक्टर्स अकेला हॉस्पिटल है, वाला आपके जो दिल में भी है, दिमाग में भी है, उसका नाम है अल्लाह ताला। तो जो एब्सोल्युटली उससे नहीं डरेगा, मैंने उर्दू डाइजेस्ट में अल्ताफ कुरैशी साहब का लिखा हुआ एक मजमून कई मतलब 40-50 साल पहले पढ़ा था अपने स्कूल के ज़माने में, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अल्लाह ताला ने दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए ऐसे कवानीन बना दिए हैं जो कभी उसने खुद भी नहीं तोड़े। और जो अल्लाह ताला के कवानीन से खेलता है आखिरत को एक तरफ, वो उसको इस दुनिया में ही जहन्नुम दिखा देता है। तो हमें वाह! डरना चाहिए अल्लाह ताला के डरना इंसाफ चाहिए। से। अल्लाह जी। ताला के इंसाफ से हमें डरना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम इसी तरह की सोच रखते हुए इस मुल्क के लिए भी सोचें और जो मुल्क उसने अतिया खुदाबंदी के तौर पर हमें दिया हुआ है, उसकी कदर करें। बहुत-बहुत शुक्रिया सुहेब भाई, इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।